हेलो दोस्तों, आज बहुत ही खुशी की बात है कि आपके लिए हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। उस सीरीज़ में हम लोग गैस पेपर पढ़ेंगे, वो भी बीबीडी वाला, जो कि आपके एग्ज़ाम में है तो बहुत ही काम आने वाला है। और बीबीडी गैस पेपर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो भी चैप्टर बाइज चैप्टर। हर एक चैप्टर को हम पढ़ेंगे और हर एक चैप्टर का जो क्वेश्चन है उसको डील करेंगे ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव को अगर डील करते हैं तो सारा कंसेप्ट भी क्लियर होता चला जाएगा। तो अगर आप इस सीरीज को ज्वाइन करते हैं, आने की देखते हैं, तो आप दावे के साथ मैं कहता हूं कि अगर आपको डर लग रहा है कि हम एग्ज़ाम में कैसे मैथ को डील करेंगे, कैसे बनाएंगे, मुझे तो कुछ आता नहीं, तो वो सब समस्या ख़त्म होने वाला है। क्योंकि ये सीरीज़ आपके ही लिए है कि अगर आपको मैथ नहीं भी आता है तो आप अगर इस सीरीज़ पे लगातार बने रहेंगे तो आप ज़रूर मैथ में अच्छा खासा स्कोर कर सकेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको इसी वीडियो से समझ में आ जाएगा कि हाँ, यह जो सीरीज है वो किस तरह से होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहला सीरीज जो है वो रियल नंबर का रहेगा। रियल नंबर में हम लोग पार्ट 1 वीडियो ही इसी में बताएंगे, यानी कि पार्ट 1 वीडियो ये रहेगा रियल नंबर का। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और उसको सॉल्यूशन के साथ कंसेप्ट आने की सभी चीज़ें जितने भी उपलब्ध होंगे जो कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, उन सभी चीज़ों पर हम लोग ध्यान देंगे। और ध्यान के साथ साथ सभी चीज़ बताएंगे कि यह कौन सा प्रश्न कैसे बनाया जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो चलिए चलते बिना देर करते हुए वीडियो की ओर। तो हाँ जी, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, गैस पेपर, वो भी बीबीडी। अगर आपके पास बीबीडी है तो निकाल के रखेंगे और साथ में कॉपी कलम भी निकाल कर रखेंगे और लिखते जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, बोला है कि दो लगातार संख्याओं का मासा क्या होगा। अगर कभी भी हम कोई भी दो लगातार संख्या लेते हैं और उसका मासा निकालते हैं तो हमेशा कितना प्राप्त होता है। तो मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से लेते हैं, ये 2 और ये 3 है, 2 और 3 है, तो 2 और 3 के बीच अगर हम मासा निकालते हैं तो कितना लगता है, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, 1 दूनी 2, मतलब कि मासा कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब कि यही नहीं बल्कि और भी कोई भी संख्या को लगातार लेंगे, दो संख्या को, तो उसका मासा हमेशा उन दोनों के बीच का जो मासा होगा एक ही प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए 5 और 6 ले लिए, तो 5 और 6 लिए तो 5 और 6, तो 5 से भाग दिए तो एक बार में ये 5 5 खत्म। मासा कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। तो अगर आपसे कभी भी पूछे दो लगातार संख्या के बीच का जो मासा होगा वह कितना होगा, तो इस तरह से लिखेंगे, 3 पॉइंट लिखाते। आपको जिस तरह से पूछे उसी तरह से आंसर बताना है। पहला पूछना मतलब कि अगर दो लगातार संख्या का मासा कितना होगा, तो 1 होगा। अगर दो लगातार संख्या के बीच के बारे में पूछे कि दो लगातार संख्या उसके बीच का जो मासा होगा तो वह कितना होगा, तो 1 होगा। दो लगातार विषम संख्या, कौन सा संख्या, विषम संख्या का मासा, विषम संख्या का मासा, तो विषम संख्या का मासा भी पूछे तो उसका कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। जैसे मान लिया जाए दो विषम संख्या लिए लगातार, 3 और 5 भी, ये दोनों लगातार विषम संख्या, तो इन दोनों के बीच जो मासा होगा वह कितना हो जाएगा, तो वह 1 ही प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। तो 1 2 खत्म। यानी कि इसमें HCF कितना प्राप्त हुआ, 1 ही प्राप्त हुआ। तो अगर दो लगातार विषम संख्या का मासा पूछे तो भी 1 ही होगा। लेकिन अगर पूछ दे दो लगातार सम संख्या का मासा कितना होगा, तो इसके बीच का जो मासा होता है 2 होता है। जैसे मान लीजिए 6 और 8 ये दोनों लगातार सम संख्या है 2, तो इसमें एक बार में लगाए तो 6, ये हो गया कितना, 2 बचा, ये 6 द्वितीय 6, यानी कि ये HCF कितना प्राप्त हुआ, यानी मासा कितना प्राप्त हुआ, तो 2 प्राप्त हुआ। तो आपसे जिस तरह से पूछे, लगातार पूछे तो लगातार वाला देना है। अगर विषम मतलब कि लगातार दो विषम संख्या के बारे में पूछे तो भी उसके मतलब कि 1 होगा, और लगातार दो सम संख्या पूछे तो उसका मासा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप नोट्स करते जाएंगे, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपसे पूछा कि दो लगातार संख्याओं का मासा कितना होगा, तो आप ही बताइए कितना होगा। तो दो लगातार संख्या का मासा भी बताएं कि 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है, आप अपने बुक में देखें कि ऑप्शन नंबर डी वाला जो है सही है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी
ए और बी कोई अभाज्य संख्या है, ए और बी दोनों अभाज्य संख्या है। आखिर पहले अभाज्य संख्या किसको कहते हैं तो इसको समझते हैं। तो अभाज्य संख्या नोट्स करते जाएंगे। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। नोट्स करेंगे कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो अभाज्य संख्या कहलाती है। आप नोट्स करते जाएंगे, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएगा। क्या लिखें कि अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावे किसी भी संख्या से अगर विभाजित नहीं होता है तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं और वह अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। कितना है 2 है। उसके बाद लेंगे किसको 3 के बाद कितना है 5 के बाद 7 के बाद क्या 9 हो सकता है तो 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा क्योंकि 9 जो है 1 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है और खुद 9 से कट जाता है। तो ये डिफिनेशन क्या बोला है कि एक और अपने आप के अलावे किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए 1 से तो कटा, अपने आप से भी कटा, लेकिन किसी अन्य संख्या से विभाजित हो गया तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। हो जाएगा कितना 9 के बाद कितना होगा 11। 9 के बाद 11 मतलब 9 होगा ही नहीं। 11 के बाद 13। इसी तरह से मतलब कि 100 तक 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या जो है 25 है। अगर आपसे पूछे मतलब कि यह जो अभाज्य संख्या निकालने का रूल जो है वो कोई भी रूल नहीं लगता है। ये सीधा आपको देखना पड़ेगा कि कोई संख्या तो डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम क्या करें कि जो है ये 1 से 100 तक पूछे कि अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है तो 25 है। कितना है 25 है। आप गिन सकते हैं। हम बताएं क्या आप अगर डिफिनेशन समझ चुके हैं तो आप 1 से 100 तक अभाज्य संख्या आराम से लिख लेंगे। तो अब लेकिन हम क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तो कंसेप्ट की बात हुई कि ए और बी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो कोई 2 अभाज्य संख्या लेंगे और उसका एलसीएम निकालेंगे तो किस तरह से प्राप्त होता है। जैसे मान लिया 2 और 3 लिए तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ तक बात नहीं बना। फिर मान लिया लिए 3 और 5 तो 5 दिया 15। ये क्या हमें लग रहा है कि अगर 2 अभाज्य संख्या किसी भी 2 अभाज्य संख्या को लेते हैं तो उसका जो एलसीएम निकालते हैं तो गुणनफल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है गुणनफल ही प्राप्त होता है। तो उसी तरह से ए और बी 2 अभाज्य संख्या है तो इसका एलसीएम कितना प्राप्त होगा तो ए गुने बी कहे तो ए इंटू बी। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी है जो कि इस बुक में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी को करता है A/B जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर कौन होना चाहिए सी होना चाहिए। तो सी नंबर आंसर होगा। तो जैसे कि हम अभी तुरंत बताएं एग्जाम्पल लेकर ए और बी मानिए कुछ भी जाए। हम 2 अभाज्य संख्या लिए 2 और 3 5 तो इन दोनों कंडीशन में एलसीएम निकाले तो हमेशा गुणनफल प्राप्त हो रहा था एलसीएम के बराबर। तो इसी तरह से यानी कि ए और बी 2 अभाज्य संख्या है तो उसका एलसीएम जो हो जाएगा ए इंटू बी होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा सी होगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 27, बी नंबर दिया हुआ है 35 और सी नंबर दिया हुआ है 13 और डी नंबर दिया हुआ है 56। आप बताइए अभी बताएं कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 27 जो है 1 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, 9 से भी कटता है, खुद 27 से। लेकिन अभाज्य संख्या कहता है कि हम 1 से कटेंगे और खुद से कटेंगे, बाकी कोई काटने वाला नहीं है। तो ये दोनों आ गए तो अभाज्य संख्या होगा नहीं होगा। 35 देखिए 1 5 और 7 और खुद 35 से अभाज्य संख्या हो सकता है नहीं, क्योंकि 2 अंश संख्या है, 5 और 7 2 अंश संख्या है।
जिसे विभाजित हो रहा है। 13 देखिए एक और खुद से कटता है, एक और खुद से कटता है, और कोई संख्या से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब कौन सा अभाज्य संख्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आप अभाज्य संख्या भी सीख चुके हैं कि अभाज्य संख्या कैसे पहचानना है। तो डायरेक्टली हम देखेंगे कि वो किससे मतलब कि भाग जा रहा है, उसमें अगर एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भाग जा रहा है तो उसका मतलब वो अभाज्य संख्या नहीं है, वो भाज्य संख्या हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है 45 तथा 60 का मासा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें पूछ रहा है कि 45 और 60 के बीच का जो मासा होगा कितना होगा। तो देखते हैं 45 और 60 के बीच का मासा निकालते हैं। तो मासा निकालेंगे तो एक बार में लगाएंगे 45, ये हो गया कितना? 15। तो 15 हुआ, तो फिर से इसको उतारेंगे 45। जैसे मासा मशीन होता है कि एक बार में लगाए जो शेषफल बचता है उसको घेर देते हैं और ये जो भाजक रहता है उसको उतार लेते हैं। तो उतारे तो 15 तिया 45, ये खत्म हो गया। जिससे मतलब अंतिम बार में कटता है वही HCF होता है। तो किससे कटा है? 15 से कटा है, तो HCF कितना हो जाएगा? HCF बराबर 15। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो होगा 15 हो। तो ऑप्शन नंबर कौन मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। कौन मिल रहा है? डी मिल रहा है। तो 4 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब बोला सहअभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है। तो सहअभाज्य संख्या हो चाहे कोई भी अभाज्य संख्या हो, उसका मासा हमेशा कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। मतलब विषम संख्या का भी मासा 1 हो जाएगा, लगातार रहेगा। तो सहअभाज्य संख्या का भी मासा मतलब 1 ही होगा, लगातार अभाज्य संख्या भी मासा 1 ही होगा। तो बहुत सारा मतलब कि इसको आप अगर कंसेप्ट सीखते हैं तो आप खुद ब खुद ये सब जो नोट्स है, रूल है, सब निकाल सकते हैं। अब तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर आंसर, यानी कि क्वेश्चन मतलब कि 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। आप सभी अपने अपने बुक में देखें और जो भी नोट पॉइंट होता है उसे आप ऐड करते जाए, यानी कि लिखते जाए कॉपी पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। हमको 144 में किसको निकालना है? 2 का घातांक। तो 2 का घातांक यानी कि निकालना है, तो इसको गुणनखंड तोड़ेंगे इस तरह से 72 दूना 144, 2 से लगाएंगे 36 दूना 72, 2 से लगाएंगे 18 दूनी 36, 2 से लगाएंगे 9 दूनी 18। तो हमको 2 का घात पूछा है, तो 2 के अलावा किसी अन्य संख्या से कटेगा तो उसको छोड़ देंगे। हमको जितना पूछ रहा है उतना ही काम करेंगे। तो देखिए 2 कितना बार है? 1 2 3 4, तो 2 का घात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो पूछ रहे 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा? तो 4 होगा। तो आप अपने बुक में देखें, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो है मतलब हम लोग क्या चल रहे हैं? BBD से चल रहे हैं, BBD का सॉल्यूशन कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये रियल नंबर पार्ट 1 वीडियो यानी कि पहला चैप्टर का वीडियो बना रहे, तो इसमें देखते हैं। अब देखिए, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 4 आंसर होगा। कितना होगा? 4 आंसर होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। कारण निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? क्वेश्चन नंबर 7। हम ऑप्शन देते हैं कि कौन अभाज्य संख्या है, जल्दी से बताएंगे, आंसर करेंगे। कि ए में है 91, बी में है 213, और सी में है 41, और डी में कितना है? 501। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ टिप्स बताते हैं। टिप्स क्या है कि सबसे पहले ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि अभाज्य संख्या पूछ रहा है ना, तो अभाज्य संख्या 1 और अपने आप के अलावा किसी संख्या से कटना नहीं चाहिए। तो ये देखिए 1 से भी कट रहा है, मतलब कि 7 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है। तो ये होगा अभाज्य संख्या, नहीं होगा। ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब ये देखिए, अब यहाँ पर देखते हैं अंक को जोड़िए 3 से, देखते हैं विभाज्य करके। ये तीनों संख्या तो 2 से विभाज्य नहीं हो रहा है, तो 2 के बाद किससे विभाज्य करेंगे? तो 3 से विभाज्य करेंगे। तो 3 से विभाज्य शॉर्ट सा नियम कौन होता है कि जो दिए गए संख्या का जो अंक होता है उसको जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो जैसे देखिए 2 1 3 और 3 3 6। अगर जोड़ के अगर कोई भी यानी कि संख्या, अगर जो संख्या है उसका अंक जोड़े हैं, मतलब कि उसका योगफल निकाले हैं, और अगर वो उसका योगफल जो है 3 से विभाज्य हो जाता है तो वह पूरा संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा। क्या कि ध्यान से, मतलब दिए गए संख्याओं का अंक जो होता है उसको अगर हम आपस में जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद वह 3 से विभाज्य हो जाता है, तो इसका मतलब कि वह जो संख्या वह 3 से भी विभाज्य होगा। जैसे 2 और 1 3 और 3 6 हुआ, तो 6 हुआ, तो इसका मतलब 6 को हम 3 से विभाज्य कर सकते हैं।
तो इसका मतलब ये 213 भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो देखिए नहीं विश्वास है तो 3 से विभाज्य करिए, 7 3 कम 3, 71 बार में कट जाता है। तो कट जाता है तो देखिए 1 से भी कटेगा, इसका मतलब 3 से भी कटेगा और 71 से भी कटेगा और खुद से कटेगा। तो ये भाज्य संख्या हो सकता है? नहीं होगा, नहीं होगा ना। अब इसको देखिए 5 और प्लस 0 तो 5 है और 5 और 1 6, ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो हाँ बिल्कुल कट जाएगा। तो कट जाएगा इसका मतलब अन्य संख्या से भी कट रहा है, और जब अन्य संख्या से कट रहा है तो वह भाज्य संख्या नहीं होगा। और ये जो 41 है आप कितना हूँ जोड़ लगा लीजिए, ये 41 किसी से कटने वाला नहीं है और नहीं कटने वाला है, तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। कौन सा संख्या? अभाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब पूछ रहा है समपूर्णांक का रूप क्या होता है, मतलब क्वेश्चन पूर्ण रूप से लिखा हुआ है किसी पूर्णांक p के लिए, p के जगह n भी दे सकता है, x भी दे सकता है, y भी दे सकता है। तो हम जिस तरह से पूछेगा उस तरह से, तो बोल रहा है कि समपूर्णांक का रूप क्या होगा। तो समपूर्णांक की बात की जाए तो समपूर्णांक जो है हमेशा इस फंक्शन में रहता है, 2n के फंक्शन में। अगर n दिया रहता है तो n लेंगे, अगर p दिया हुआ है तो p लेंगे, ठीक है। अगर x दिया रहता तो x लेंगे, मतलब कि 2 के साथ हमेशा कोई अचर संख्या गुना होना चाहिए, मतलब चर संख्या गुना होना चाहिए, मतलब कि वेरिएबल, ठीक है। तो ये 2n आने की बोला है समपूर्णांक, तो समपूर्णांक 2p हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2p, क्योंकि ये n वाला x वाला तो है ही नहीं, जरूरत पड़ने पर उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन ये हो गया समपूर्णांक का रूप। किसका हो गया? समपूर्णांक का रूप। लेकिन अगर बोलता कि विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, तो विषम पूर्णांक का ध्यान रखेंगे। विषम पूर्णांक बोले तो हम सम में 1 जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? सम में 1 जोड़ देते हैं तो विषम प्राप्त हो जाता है, यानी कि 2p + 1, 2p + 1, ठीक है। अगर हम सम में कोई भी सम संख्या में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो उससे विषम पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए 4 है, 4 में हम 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 5, ये विषम संख्या है। तो वही अगर सम पूर्णांक का रूप पूछे तो 2p, हमेशा 2p के फंक्शन में आप p का मान कुछ भी रखिए, यहाँ पर सम ही प्राप्त हो जाएगा। आप कुछ भी रख लीजिए, यकीन नहीं आए तो कुछ भी। जैसे मान लीजिए 2 गुने p का मान 1 रख लीजिए, 2, 2 कौन सा संख्या? सम संख्या। अभाज्य संख्या भी 2 है, मान लिया 2 के मतलब एक p के जगह पर 5 रख दिए तो 5 दूनी 10, कौन सा संख्या? सम संख्या प्राप्त हुआ। लेकिन 2p + 1 में ये विषम पूर्णांक है, तो हमेशा p के मान कुछ भी रखेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगा। जैसे 2 गुने 1 रखे और +1, 2 एकम 2, 2 1 3, p के जगह हम 2 रख देते हैं तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो विषम प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा? तो 2p होगा। क्या होगा? 2p होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अब बोल रहा है कि 8 गुने 2 बराबर 8, मतलब इसका मान क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे, इस तरह से लिखेंगे कि किसी भी संख्या का घात, नोट में लिखेंगे, लिखते जाएंगे नोट में, किसी भी संख्या का घात, किसी भी संख्या का घात, किसी भी संख्या का घात शून्य हो तो उसका मान 1 हो जाता है, 1 हो जाता है। क्लियर है? कोई भी संख्या का मान मतलब कि घात जो है 0 है, शून्य है, तो उसका मान 1 हो जाता है। जैसे मान लीजिए इस तरह देते हैं कि अगर 5 का स्क्वायर मतलब कि 5 का घात 2 है तो इसका मान 25 होता है। उसी तरह हम कोई भी संख्या का मान अगर मतलब कि कोई भी संख्या पर पावर अगर शून्य दे दिए, घात शून्य दे दिए, तो उसका मान 1 हो जाता है। तो यहाँ इस तरह देखिए 8 पर पावर 0 तो ये 1 हो गया, गुने 2 के पावर 0 इसका मतलब 1, 1 गुने 1 तो कितना? 1, आंसर इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन चला जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी नंबर। 9, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप इस तरह से सीख सकते हैं क्या हुआ कि किसी भी संख्या का घात शून्य हो तो उसका मान 1 होगा। तो आप आजमाएंगे, इस तरह से लिख देंगे 5 6 8 9 4 5 0 जो भी, इसका घात 0, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 के बराबर होगा। किसके बराबर? तो 1 के बराबर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो इसको कैसे हल करते हैं इसको देखते हैं।
पहले बोर्ड को साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 जो है लिखा हुआ है 0.7 पर रेकरिंग है ना। तो इस तरह का प्रश्न मिले तो कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्यूशन करने की विधि बताते हैं। तो अगर ऐसे मिले तो हम इतना बराबर मान लेंगे, माना कि 0.7 x बराबर 0.7 पर रेकरिंग। इसका मतलब क्या है कि 7 7 7 7 मतलब बहुत दूर तक जाएगा, मतलब कि 7 का रिपीटेशन है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 7 7 7 डॉट 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 ऐसे करके लिख ली। ये x बराबर इतना हो गया। इसको समीकरण कितना मान लेंगे? 1 मान लेंगे, समीकरण 1। अब क्या करेंगे? हम दोनों तरफ 10 से गुना कर देते हैं। कितना से गुना कर देंगे? 10 से गुना करने पर 10 से गुना करते हैं, इतना माने हैं, इसको समीकरण नहीं मानेंगे। तो 10 से गुना करते हैं तो 10x बराबर 0.777 डॉट 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 और 10 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 10 से गुना करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 10x बराबर 7.777 डॉट डॉट डॉट। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? सबसे पहले माना कि x बराबर, इसको हम इस रूप में हम लिख सकते हैं, लिख दिए। उसके बाद दोनों तरफ कितना से गुना किए? 10 से गुना किए। और 10 से गुना करने के बाद रिजल्ट कुछ इस तरह से, यानी कि 10 एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 7.777 हो जाएगा। अब पुनः दोनों तरफ 100 से गुना कर देंगे। कितना से? 100 से गुना करने पर। तो 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100x। अब बराबर डायरेक्टली लिखते हैं तो इसमें 1 अंक के बाद दशमलव, तो इसमें 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 77.77 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। आप ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करते जा रहे हैं और उसके बाद कंसेप्ट भी करने पर। तो 100x बराबर 77.777 डॉट डॉट। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर इस तरह से लिखें। फिर उसके बाद ये 10x बराबर 7.777 डॉट डॉट डॉट। इस समीकरण 1 हो गया। माइनस किए तो 100x में से 10x गया तो 90x बराबर, इधर तो मतलब कि इधर से घटाते आएंगे तो 7 में 7 गया 0 0 0 दशमलव, ठीक है। 77 में 7 गया तो 70, कितना हो गया? 70। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 90x बराबर, इधर कितना है दशमलव है तो इधर तो हो जाएगा 70। तो x बराबर कितना हो गया? 70/90, 70/90। तो 0 से 0 खत्म, यानी x बराबर कितना? 7/9। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा मिल रहा है? तो 7/9 ए नंबर मिल रहा है। तो आपको जब कभी भी इस तरह का प्रश्न मिले तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो आप अगर छापना चाहते हैं तो जल्दी से छापिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? दशमलव प्रसार अशांत है। शांत और अशांत के बारे में आप सीखते हैं कि शांत और अशांत आखिर है क्या। उसके बाद क्वेश्चन का आंसर आप खुद ब खुद करेंगे, ठीक है। इसको मिटाते हैं। शांत और अशांत के बारे में सीखते हैं। तो शांत आखिर है क्या? शांत और अशांत। अशांत का मतलब भाग देते जाएंगे पर कटेगा नहीं। शांत मतलब भाग देंगे तो कोई निश्चित संख्या पर जाकर, कोई निश्चित नंबर पर जाके वो क्लियर हो जाएगा, मतलब कि पूरा विभाजित हो जाएगा। अशांत का मतलब है कि वह पूरा विभाजित नहीं होगा, मतलब हमेशा चलते जाएगा। तो कब शांत होगा, कब अशांत होगा, तो हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखते हैं, अगर सबसे पहले कुछ भी हो भिन्न के रूप में लिखा रहेगा 5/10 या 3/500 इस तरह से लिखा रहता है, और पूछता है किसका जो है यह इनमें से कौन सा शांत है और कौन अशांत है, तो कैसे डील करेंगे। तो हमको ऊपर वाला से कुछ मतलब नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला से कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। हमको मतलब कहाँ से? नीचे वाला से। अब नीचे वाला भी से मतलब होगा तो क्या मतलब होना चाहिए? तो मतलब वही होना चाहिए कि अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो अगर 2 और 5 केवल 2 और 5 में टूटता है
मतलब इस तरह से लिखेंगे साथ में कि हर को अभाज्य गुणनखंड निकालने पर अभाज्य गुणनखंड निकालने पर केवल 2 और 5 में ही टूटना चाहिए। ठीक है, मतलब शांत तभी होगा जब हम उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो केवल 2 और 5 में ही टूटेगा, और इसके अलावे कोई अन आ गया तो वो अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो ध्यान से बोला है, शांत में क्या है कि हर को, हमको अंश से कोई मतलब नहीं है, हर नीचे वाला को कहते हैं, तो हर को मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो अगर केवल 2 और 5 में ही टूटा है तो वह शांत होगा, अगर 2 और 5 के अलावा किसी और में टूट गया तो वह अशांत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मतलब कि क्वेश्चन नंबर कितना था? 11 नंबर में ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है 23/50, बी में दिया हुआ है 39/243, सी में दिया हुआ है 25/1600, और डी में दिया हुआ है, डी में क्या दिया हुआ है 13/625। मतलब या तो केवल 2 होना चाहिए इसमें या तो केवल 5। अगर ये दोनों के अलावा किसी अन्य संख्या बीच में आ गया है तो वो शांत नहीं होगा। तो देखते हैं, हमको ऊपर से कोई मतलब नहीं, नीचे से मतलब। तो नीचे 50, 243, 1600, 625 अलग अलग तोड़ देते हैं। तो 50 को तोड़ेंगे तो 25 दूना 50, 5 में टूटा। 5 के अलावा और कोई संख्या आया? नहीं आया। तो इसका मतलब ये कौन सा है? शांत है। ये क्या है? शांत है। अगला देखते हैं 243 जो है इसको हम 2 से काट सकते हैं, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा? हाँ कट जाएगा। 38, 24, 81। ये देखिए 3 से कट गया, और 3 से कटना नहीं चाहिए, केवल 2 और 5 से। तो ये क्या हो गया? अशांत हो गया। क्या हो गया? अशांत। ये 1600 देखिए, तो ये 1600 जो हमेशा मतलब 2 और 5 में ही कटेगा। आप देख सकते हैं करके, 8 दूनी 1600, 2 हो गया, फिर 4 दूनी 800, फिर 2 हो गया 200, फिर 2 हो गया 100, फिर हो गया 2 50, फिर 2 हो गया 25, फिर हो गया 5। ठीक है, 2 और 5 के अलावा किसी और से कट रहा है? नहीं कट रहा है। इसका मतलब क्या है? ये शांत है। उसके बाद 625 भी देखिए, तो 25 गुने 25 यानी किसको भी तोड़ेंगे तो 5 गुने 5, ये भी तो 5 गुने 5। तो केवल 5 आए तो उससे कोई दिक्कत नहीं, केवल 2 भी आ सकता है, केवल 5 भी आ सकता है, लेकिन ये दोनों के अलावा कोई और आए तो वह शांत हो जाएगा। तो ये हो गया क्या? शांत। हमको पूछ रहा था क्या कि निम्नलिखित में अशांत कौन है? तो अशांत कौन है? तो बी नंबर ऑप्शन 39/243, 39/243। अब बात करते हैं परिमेय और अपरिमेय की। अगला क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, बोला कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय होगा। जैसे आपको बोला है कि आप मतलब कि बाजार नहीं जाएंगे, तो बाजार नहीं जाएंगे इसका मतलब कि जहाँ है वहीं रहेंगे। मतलब अलग तरीका से बोला कि मतलब जैसे कि मान लिया जाए, हम बोले कुछ भी, मान लिया जाए कि हमें बाजार नहीं जाना है, और नहीं जाना है इसका मतलब क्या है कि हम बाजार जाना ही नहीं चाहते, हम जाना ही नहीं चाहते। तो ऐसे ही ठीक बोल रहा है कि इसमें से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब कौन सा संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो परिमेय अपरिमेय का मतलब कि जो स्टोरी है, क्या है, कहानी क्या है, उसको समझते हैं। तो देखिए, अपरिमेय अपरिमेय को समझते हैं। तो अपरिमेय पहले समझते हैं। अपरिमेय क्या है? तो अपरिमेय संख्या हम उसे कहेंगे जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ध्यान से सीखेंगे, इस तरह से लिखते जाएंगे। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, हैं। ठीक है, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ Q नॉट इक्वल, इससे कोई मतलब नहीं। जब लिख ही नहीं सकते तो Q से क्या मतलब है? तो नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। सीधा सीधी सब डिफिनेशन को हटाएंगे, करेंगे क्या?
कि जो रूट के अंदर होगा, जो समानता बात कर रहे हैं, जो रूट के अंदर होगा, समझ रहे हैं ना, जो रूट के अंदर होगा और उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, मतलब पूर्ण वर्गमूल जो होता है दशमलव में होना नहीं चाहिए, पूर्ण रूप से अगर उसका वर्गमूल नहीं निकलता है, मतलब कि एग्जैक्ट वर्गमूल जो होता है नहीं निकलता है, तो वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। कौन सा संख्या? अपरिमेय संख्या। झटका भी दे सकता है, हम क्या बोले कि रूट के अंदर संख्या होना चाहिए और उसका वर्गमूल भी नहीं निकलना चाहिए, तभी वह अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अगर इसके अलावे रूट में है और उसका वर्गमूल निकल रहा है, तो हो ना हो वह परिमेय संख्या होगा, और परिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि पाई जो है, पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या? अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान है 22/7 वो परिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान क्या है? 22/7। कौन सी संख्या? तो ये परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय अपरिमेय मतलब समझ गए कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो परिमेय संख्या जनरली p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है? क्योंकि q जो है p बटा q, अगर q 0 हो गया तो यानी कि कोई भी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो उसका मान जो हो जाएगा इन्फिनिट हो जाएगा, मतलब अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित, मतलब जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे मेन बात यह है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान 22/7 जो है परिमेय संख्या है। अब बात किया जाए कि हम किसी भी अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या से गुना कर देते हैं तो भी उसका जो प्राप्त मान होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। मान लिया जाए अपरिमेय संख्या बदनाम है, ये पागल है। अपरिमेय संख्या जो है क्या है? पागल है। और पागल के साथ अगर कोई अच्छा भी है, मतलब जा रहा है, तो उसको भी क्या कहता है कि पगला के साथ जो है वो पगला ही रहेगा। तो अपरिमेय के साथ कोई भी संख्या ऐड होगा परिमेय संख्या का, तो वो भी अपरिमेय संख्या कहलाएगा। या तो उसमें जोड़ दीजिए, या तो उसमें घटा दीजिए, या तो गुना कर दीजिए, फिर भी वह कौन सा संख्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जबकि वह परिमेय संख्या होगा, लेकिन वो अपना मतलब कि वो अपना स्वभाव जो नेचर है वो नहीं ला पाएगा। वो किस में बदल जाएगा? तो अपरिमेय संख्या में बदल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर से देखिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। ऑप्शन देते हैं आपको। ए में जो है 1/144, बी में जो है रूट 50 और बटा कितना है? 500। फिर यहाँ पर कितना है? सी में है रूट 32। डी में क्या है? डी में लिखा है, ओहो ये तो क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा इसको देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, इसी को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मतलब कि डी जो है, डी लिखा हुआ है 5 प्लस रूट 5। तो हमको इसमें प्राप्त करना है कि परिमेय संख्या कौन है। तो परिमेय संख्या रूट के अंदर नहीं होता है, रूट के अंदर हो गया और उसका वर्गमूल नहीं निकला तो वह परिमेय संख्या। तो देखिए ये 1 का वर्गमूल 1 और 144 का वर्गमूल 12, ये तो हो गया कौन सा संख्या? परिमेय संख्या। कौन सा संख्या? परिमेय संख्या। अब ये 0 से 0 खत्म, 5 दाएं के 50 यानी कि रूट 1/10, ये तो हो गया कौन सा संख्या? अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट के अंदर है। और रूट 32 है, रूट क्या है? 32 है, तो हम इसको तोड़ सकते हैं 2 रूट 8, 2 रूट 8 चौक 32, 16 दूनी 32 यानी कि 4 रूट 2। तो रूट के अंदर है कि नहीं? तो है, तो ये कौन सा संख्या? अपरिमेय संख्या। लेकिन हमको प्राप्त करना क्या? परिमेय संख्या प्राप्त करना। ये भी देखिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या और इसके साथ ही 5 जो है परिमेय संख्या, क्योंकि रूट के अंदर नहीं है, तो पगला के साथ जो भी जाएगा वो पगला ही का लगाने की भी अपरिमेय संख्या। हमको ढूंढना था परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 को, ये 13 था, 12 मतलब कि फिर से बताते हैं 12 क्या है। तो 12 में कहा है कि अपरिमेय नहीं है, मतलब निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? तो परिमेय होगा। फिर परिमेय ही पूछा, इसमें भी परिमेय ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए में पाई है। अब बी में क्या है?
बी में √7 है और सी में क्या है, सी में है √2/√5 और डी में कौन है, तो डी में है 3√75 और बटा कितना है √48, ठीक है। तो इसमें हमको पता करना है कि इसमें कौन बोला है कि इसमें अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय है इसमें। तो परिमेय देखिए, ये पाई जो है एक अपरिमेय संख्या भी लिखे हैं। √7 इसका वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये भी कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या। √2 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, नहीं निकलेगा। तो √2 के वर्गमूल नहीं निकलेगा, √5 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या। लेकिन उसको देखते हैं कि परिमेय है या तो नहीं। तो 3√75, तो 75 को हम 25 × 3 लिख सकते हैं। इसी तरह से हम √48 को 16 × 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये 3 के 3 बाहर है, अब 25 में वर्ग मतलब 25 बाहर निकलेगा 5 बन के, इधर हो जाएगा √3। यहाँ पर भी देखिए 16 यानी कि 16 निकलेगा 4 बन के और ये निकलेगा √3। तो √3 से √3 खत्म, 5 × 15/4, ये P/Q के रूप में प्राप्त हो गया। तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 14 है कि इसका एलसीएम कितना होगा। तो पहले बोर्ड को साफ करते हैं। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि a बराबर 2⁻³ × 3 × 5 है और b संख्या जो है उसका मतलब कि अगर अभाज्य गुणनखंड तोड़े हैं तो 2⁻4 × 5 × 7 है, तब लासा a और b का क्या हो, मतलब कि लासा निकालना है, a और b संख्या जो है उसका लासा निकालना है। तो अगर अभाज्य गुणनखंड में टूटा रहता है तो लासा और मासा कैसे निकाला जाता है, तो हम इसके बारे में बताते हैं। तो 2⁻3 × 3 के पावर 1 ही है और 5 का पावर 1 है, तो इसको नहीं लिखेंगे। ये a वाला है और b वाला कितना है, 2⁻4 × 5 × 7। एलसीएम निकालने बोले तो ध्यान से सीखेंगे। एलसीएम निकालने बोलता है तो जो दोनों संख्या के बीच जो लासा निकालना होता है, तो उसमें जो अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन संख्या कॉमन है, दोनों में मिल रहा है। तो 2 इसमें भी मिल रहा है, 2 इसमें भी मिल रहा है, 5 इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है। तो जो संख्या दोनों में कॉमन है या हमें लासा निकालना है, तो मतलब कि कॉमन जो संख्या होगा उसका सबसे बड़ा घात वाला लिखेंगे। मतलब कि जो कॉमन संख्या होगा तो उन दोनों में जो कॉमन संख्या होगा उसका घात मतलब किस में बड़ा है वही एलसीएम में लिखाएगा। तो देखिए 2 का पावर 3 इस पर है और इस पर 2 के पावर 4। तो बताइए 2 के पावर 4 लिखे कि 2 के पावर 3, अधिकतम घात वाला लिखेंगे। अधिकतम घात कितना है, 2 के पावर 4। जो मिल रहा है उसको लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। कॉमन 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, लेकिन बड़ा घात वाला को लिखना है एलसीएम में, तो 2 के पावर 4 लिखें। फिर 5 भी कॉमन है दोनों में, तो 5 के दोनों मतलब कि 5 जो दोनों में कॉमन है लेकिन दोनों पर पावर कितना है, 1 है, तो 1 ही लिखेंगे, 5 के पावर है। अगर ये तो कॉमन वाला बात हुआ है, अगर जो नहीं मिल रहा है, कॉमन नहीं है, उसमें वही संख्या लिखा जाएगा। जैसे इसमें कॉमन 3 मतलब कि इसमें 3 है और इसमें 7 है, कुछ कॉमन है नहीं है, तो ये दोनों लिखा जाएगा 3 × 7। ये हो गया, क्या हो गया, एलसीएम हो गया। क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ध्यान से, अगर किन्हीं 2 संख्याओं के बीच या तो 3 संख्याओं के बीच या तो 4 संख्याओं के बीच अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अगर एलसीएम और एचसीएफ प्राप्त करना है तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब किस तरह से लिखेंगे, घात के रूप में। और घात के रूप में लिखने के बाद हम देखेंगे कि मतलब कि दिए गए मतलब कि अभाज्य गुणनखंड तोड़ें तो उसमें कौन कौन सी संख्या कॉमन है, उभयनिष्ठ है, सभी में उपलब्ध है। जो संख्या कॉमन होगा उसमें से सबसे बड़ी घात वाले संख्या को लिखना है। जैसे 2 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन, तो 2 का घात 3 है, इसमें 2 का घात 4 था, तो 2 का घात 4 लिए, बड़ा वाला लिए। फिर 5 इसमें दोनों में कॉमन है लेकिन इसका घात दोनों में 1 ही है, तो 1 ही लिए। उसके बाद जो नहीं मिलता है उसको सेम उतार देंगे। जैसे 3 नहीं मिला था तो उतार दिए, 7 नहीं मिला तो उतार दिए। लेकिन इस फंक्शन में आंसर नहीं दिया, इसको सॉल्यूशन करके दिया, तो कर लेंगे। 2 का पावर 4 मतलब 2 कितना बार, 4 बार, 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 × 5 × 3 × 7 गुणा करेंगे, 16 × 25 80, यानी कि 80 × 3 × 7, 8 × 24 यानी कि 240,
40 गुने 7। अब इसको गुना करेंगे तो देखिए 24 गुने 7 यानी कि 0, 7 चौक 28 के 8 बाकी 2 और 7 दूनी 14 2 16, 1680। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये पार्ट 1 वीडियो यहीं तक था। अगले पार्ट में हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ाएंगे, तो आप इसी तरह वीडियो पे लगातार बने रहे। डेली अब आएगा कि मतलब कि जैसे आज 14 क्वेश्चन नंबर 14 तक हुआ, आगे मतलब कि 14 के बाद होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो बिना देर करते चलिए चलते हैं।